अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रोज़ा रखने से जिस्म में क्या तब्दीली आती है? तो आज के दौर में साइंस की बहुत सारी स्टडी से ये पता लगता है कि रोज़ा रखने के जिस्म पे बहुत ही ज़्यादा मुस्बत असरात हैं। तो फास्टिंग के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि आजकल जो है वो मुसलमानों के अलावा गैर मुसलमानों ने भी फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट से फ़ायदा उठाने के लिए ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो आज मैं आपको फास्टिंग के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊँगा। तो आप ये वीडियो एंड तक पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप इन बातों को मिस करते हैं तो आप इन हेल्थ बेनिफिट से सही मानों में फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इससे पहले कि मैं आपको ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स बताऊं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रोज़ा रखने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि रोज़ा रखने से ब्लड में ग्लूकोज लेवल या ब्लड का जो शुगर लेवल है वो उसका कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं ये कैसे होता है। तो जब जब भी बंदा खाना खाता है तो खाना खाने के बाद जो है वो खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और ग्लूकोज के साथ ही जो है इंसुलिन का लेवल भी जो है वो बढ़ जाता है। और इस तरह जब लंबे अरसे के लिए जो है वो ब्लड में ग्लूकोज या इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहे तो इससे इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी हो जाती है, यानी जो जिस्म है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना कम कर देता है। और इसकी वजह से जो है वो जब ये लंबे अरसे के लिए रहता है तो शुगर की बीमारी जो है वो हो जाती है। तो जब बंदा रोज़ा रखता है और 12 से 15 घंटे के लिए कुछ नहीं खाता तो खून में ग्लूकोज का लेवल भी कम होता है और इंसुलिन का लेवल भी कम होता है, और यही रूटीन जब 1 माह के लिए चलती रहती है तो इंसुलिन लेवल जो है वो कम रहने की वजह से इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत बेहतर हो जाती है जिस्म में, जिसकी वजह से ये शुगर के मरीजों के लिए या शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत बेहतर है। रोज़ा रखने का दूसरा बड़ा फ़ायदा जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए है। तो ब्लड प्रेशर जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। तो जब 1 माह के लिए जो है वो रोज़े रखे जाते हैं और अपनी डाइट का भी ख़्याल रखा जाता है तो ब्लड प्रेशर के लेवल्स जो हैं वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और ब्लड प्रेशर के लेवल्स बेहतर होने की वजह से ओवरऑल जो है दिल की शरेयानों या दिल की नालियों की बीमारियाँ प्लस हार्ट की बीमारियाँ जो है वो उनमें बहुत कमी आती है, और ओवरऑल जो है ब्लड प्रेशर और हार्ट की हेल्थ के लिए जो है रोज़ा रखना बहुत मुफीद है। रोज़ा रखने का तीसरा फ़ायदा ये है कि ये जिस्म में डिटॉक्सिफ़िकेशन का एक कुदरती ज़रिया है। डिटॉक्सिफ़िकेशन का मतलब ये है कि ये जिस्म में ज़हरीले मादों को ख़त्म करने का या इनको अखराज करने का जो है वो एक कुदरती ज़रिया है। तो जब 1 माह के लिए रोज़े रखे रखे जाते हैं तो ये एक किस्म का एक कुदरती जो है वो क्लींजिंग प्रोसेस है और ये जिस्म को अंदरूनी तौर पर साफ़ करता है। रोज़े का चौथा फ़ायदा ये है कि जिस्म में डिफ़रेंट किस्म के जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स डिफ़रेंट किस्म के एक केमिकल्स ही होते हैं जो जिस्म के फ़ंक्शन के लिए बेहतर होते हैं। तो ये डिफ़रेंट किस्म के हार्मोन्स के फ़ंक्शन को जो है वो बेहतर बनाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंसुलिन के लेवल को कम करता है जो कि शुगर के लिए बहुत मुफीद है, और इसी तरह ये ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है जो कि जिस्म की जो है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतर है। इस तरह डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स को जो है वो बेहतर करने से ये बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है वो बहुत मुफीद है। रोज़े का पाँचवा फ़ायदा ये है कि ये कॉग्निटिव हेल्थ के लिए या दिमाग की हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। तो दिमाग की हेल्थ के लिए ये ऐसे मुफीद है कि एक तो ये जो है ये ज़हन की कंसंट्रेशन को बेहतर करता है, और इसमें ये याददाश्त में बेहतरी करने का बायस है। प्लस जो दिमाग में खुलिये होते हैं जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, ये उसकी ग्रोथ और उनके सर्वाइवल के लिए भी बहुत मुफीद है। प्लस ये डिप्रेशन में भी कमी का बायस बनता है। रोज़ा रखने का छठा फ़ायदा ये है कि जिस्म में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन जो है वो इसके लिए बहुत मुफीद है, और प्लस ये जिस्म का इम्यून सिस्टम या जिस्म का जो दफ़ाई निज़ाम है उसको बहुत बेहतर बनाता है। इन दोनों चीज़ों की मदद से ये जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर से बचने का भी ज़रिया है। इसके अलावा एक टर्म है जिसको ऑटोफेगी कहा जाता है। तो ऑटोफेगी क्या होती है? ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो जिस्म में ख़राब शुदा खुलिये और प्रोटीन्स हैं, इनको क्लियर किया जाता है। तो जब बंदा रोज़ा रखता है तो रोज़े की मदद से ये जो ऑटोफेजी होती है, इस तरह जिस्म के ख़राब खुलिये और प्रोटीन्स क्लियर होते हैं, और इसके बाद जो है वो नए सेल्स या नए खुलिये और प्रोटीन्स जो हैं वो बनते हैं, जो कि जिस्म की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। रोज़े का सातवां फ़ायदा जो है वो जिस्म में इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ है। जैसे कि पिछले पॉइंट में मैंने बताया कि जो है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कैंसर के लिए बेहतर होती है। इसी तरह जो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है ये ओवरऑल जिस्म में किसी भी जगह अगर ये प्रॉब्लम हो तो ये उसके लिए ओवरऑल बेहतर है। तो इन्फ्लेमेशन को ये कैसे बेहतर करता है? जिस्म में कुछ पर्टिकुलर जो हैं जो खुलिये हैं जिनका नाम मैक्रोफेजेस होता है, ये उनके लेवल को बढ़ा देता है। तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? ये जिस्म में जो बैक्टीरिया या वायरसेस
جو ہیں یہ ان کے خلاف لڑتے ہیں اور ان کے لیولز کو کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جسم میں جو ہے انفیکشن کا لیول جو ہے اوورآل کم ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ یہ ہارٹ یا دل کی ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر کے لیولز کو جو ہے وہ کم کرتا ہے، اور پلس یہ کولیسٹرول کے لیولز کو بھی کم کرتا ہے۔ کولیسٹرول جس میں خاص کر ایل ڈی ایل کولیسٹرول جو کہ ایک برا کولیسٹرول ہوتا ہے، یہ اس کے لیول کو بھی کم کرتا ہے، اور یہ تینوں چیزوں کا لیول جب کم ہوتا ہے تو یہ ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت بہتر ہیں اور یہ ہارٹ کی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ روزے کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ یہ جگر کی صحت کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ تو آپ نے ایک چیز کا نام سنا ہوگا جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں یا جگر کی چربی کہتے ہیں، یہ اس کے لیے اس طرح مفید ہے کہ جو جگر کی چربی ہے روزہ رکھنے سے وہ باڈی میں یوز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کب یوز ہوتی ہے؟ جب بندہ 15 گھنٹے کے لیے یا 12 سے 15 گھنٹے کے لیے کچھ نہیں کھاتا، تو جو جگر کی ایکسیس چربی ہے یا جو فیٹ ہے جگر کے اوپر، وہ ایز این انرجی سورس یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 10واں فائدہ جو ہے وہ روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ جسم میں سٹریس کے خلاف جو ہے وہ قوت برداشت بندے کی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں پہلے 3-4 دن سب کو پتہ ہے کہ بڑی مشکل ہوتی ہے، بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ہم پورے ماہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ بندے کی قوت برداشت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بھوک کو سہنے کی قوت برداشت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جو بھوک لگنا بھی ایک جسم کے اوپر ایک سٹریس ہے، تو اس کے خلاف جو ہے وہ ریزسٹنس اس میں انکریز ہو جاتی ہے۔ تو اور یہ قوت برداشت بڑھنے سے بندے کی اوورآل قوت مدافعت بھی بڑھ جاتی ہے، جو کہ جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں سے لڑنے کا جو ہے وہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اچھا، اب میں ایک بہت ہی ضروری بات آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ سارے جو ہیلتھ بینیفٹس میں نے بتائے ہیں، ان سے ایکچولی آپ نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ یعنی آپ یہ کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ یہ سارے ہیلتھ بینیفٹس آپ حاصل کر سکیں؟ تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سحری سے پہلے اور افطاری کے بعد جو خوراک لینی ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تو افطاری کے بعد اگر آپ ایسی خوراک کھاتے ہیں جس میں بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہیں یا بہت ہی ہیوی خوراک لے لیتے ہیں، تو ان سارے ہیلتھ بینیفٹ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ ان ساری چیزوں کو لینے سے جو ہے وہ باڈی کو الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ کامن ٹرینڈ یہ ہے کہ افطاری کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ بہت ہی ہیوی کھانا کھاتے ہیں، جس میں پکوڑے، سموسے اور سافٹ ڈرنکس اور فرینچ فرائز، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ فرائیڈ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو اگر یہی چیزیں کنزیوم کریں گے روزے کے بعد تو اس سے جو ہے وہ باڈی کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہونے کا زیادہ چانس ہے۔ تو افطاری کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ ایسی خوراک لیں جس میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کچھ کم ہو۔ مثلا اس میں آپ جو ہے وہ فروٹس لے سکتے ہیں، فروٹ سیلڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، پلس آپ انڈا یوز کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں بھی لے سکتے ہیں جس میں اوورآل کیلوریز تو زیادہ ہوں، یعنی اس سے آپ کو انرجی مل جائے لیکن اس پہ کاربوہائیڈریٹس کم ہوں۔ جیسے اس کی اگزامپل ہے، جیسے شہد لے سکتے ہیں اور کھجوریں لے سکتے ہیں، تو یہ بہت ہی بہتر چیزیں ہیں افطاری کے بعد۔ تو اس کے علاوہ آپ ایک ایسے سیلڈ بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں چنے ہوں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کی دالیں بھی یوز کر سکتے ہیں، پروٹین کا سورس ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ گوشت بھی یوز کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو ہے وہ فرائیڈ جو ہے وہ گوشت یوز نہ کریں، وہ اوورآل جو ہے وہ بہت ہیوی ہو جائے گا، لیکن آپ بوائلڈ چکن جو ہے یا بوائلڈ گوشت یوز کر سکتے ہیں، یہ پروٹین کا ایک بہت اچھا سورس ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ رمضان کے ہیلتھ بینیفٹ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے، اور آپ اس بابرکت مہینے میں جو ہے وہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔